Hello, dear bankers. I, Diksha Sharma, welcome you all on this EduTap platform. If you are targeting CAP December 2026, तो दिस सीरीज कैब ऑन द गो सीरीज आपके लिए है, क्योंकि यहाँ आपके BFM के सिलेबस को हम इस तरह से कवर करेंगे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएं विद इन 50 लेक्चर्स और आप एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं अपने कैब एग्जाम में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम मॉड्यूल ए से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, इट्स कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन टू दिस कॉन्सेप्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। EduTap is providing a free ebooks for your preparation. अगर आप इस फ्री ई बुक्स को अवेल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो आपको ये कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, और इन डिटेल्स को फिल करते ही ये 3 बुक्स जो है वो आप अपने सिस्टम में अवेल कर पाएंगे, जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, जो भी आपके कैब एग्जाम्स हुए हैं, प्रैक्टिसेस, MCQs एंड डिटेल सिलेबस। तो अगर आप भी इस ई बुक्स को की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इन डिटेल्स को फिल कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, इट्स डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इन अ लेमैन लैंग्वेज। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज की अगर सिंपल डेफिनेशन कहें तो उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी। द फॉरेन करेंसी ऑफ एनी अदर नेशन इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज, लाइक यूरो, डॉलर्स, येन। तो ये जितने भी करेंसीज है फॉरेन कंट्री की, अगर हम उसे वी कैन सी इट, वी विल कॉल इट एज अ फॉरेन एक्सचेंज। या फिर अगर आप कोई भी पेमेंट्स करते हैं या कोई भी इनकम रिसीव करते हैं, तो वो अगर आप फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां से एक बात कंक्लूड हो रही है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मींस सिंपली अ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इट इज सिंपली अ फॉरेन करेंसी, नंबर वन। एंड इन केस यू आर रिसीविंग any amount or you are paying any amount in foreign currency equivalent to foreign currency, that is also termed as foreign exchange. This is a simple layman language for a foreign exchange. तो चलिए अब देखते हैं what is the definition given by FEMA Act 1999 for the foreign exchange. तो foreign exchange की definition को FEMA ने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें इसके दो एस्पेक्ट बताए गए हैं जिनको हम foreign exchange कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे चेक है, ट्रेवलर चेक है, ड्राफ्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इनकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में होनी है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। इफ एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल इन अ फॉरेन करेंसी इज टर्म्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज, इवन वो इंस्ट्रूमेंट आपका इंडियन करेंसी में क्यों ना मेंशन हो। ठीक है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट मेंशन हो वो इंडियन करेंसी में क्यों ना मेंशन हो, स्टिल अगर आपको उसको फॉरेन करेंसी में पे करना है, इफ इट इज पेबल इन योर फॉरेन करेंसी, इट इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। तो ये है आपकी डेफिनेशन का फर्स्ट एस्पेक्ट। इस फर्स्ट एस्पेक्ट को हम फर्दर स्लाइड्स में एग्जांपल्स के साथ और समझेंगे। सेकंड एस्पेक्ट क्या है डेफिनेशन का? सेकंड डेफिनेशन सेज कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है, क्या है, अगर आप एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट अभी आपको मैंने बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है और उसमें आपके पास ऑप्शन है कि जब आप उसे इन कैश करवाएंगे तो इधर यू कैन इन कैश इन इंडियन करेंसी और इन फॉरेन करेंसी और पार्शली इन इंडियन और इन फॉरेन करेंसी, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो भी ये क्या कंसीडर होगा, इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो ये फॉरेन एक्सचेंज की एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, जिसमें अगर आप कोई भी पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई भी, अगर आपको रिसिप्ट हो रही है तो और उसमें आपके पास ऑप्शन है, या फिर पेमेंट के टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी में भी कर सकते हो, इंडियन में, फॉरेन में, या फिर मिक्स ऑफ बोथ में, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। चलिए अब ये दोनों डेफिनेशन जो टेक्निकली फेमा में गिवन है, इसको हम डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहले समझते हैं हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा था एनीथिंग विच इज पेबल और रिप्रेजेंटेड इन फॉरेन करेंसी इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक एनआरआई है, ठीक है, उसका एक अकाउंट है इंडिया में, लेट्स से FCNR उसका एक अकाउंट है यहाँ पे इंडिया में। इस अकाउंट में जो भी फॉरेन करेंसी वहाँ पे डिपॉजिटेड है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जो उसके अकाउंट में फॉरेन करेंसी पड़ी है वो क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी। सो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। मान लीजिए इंडिया ने यहाँ से कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए, ठीक है, मान लीजिए इंडिया ने यहाँ पे 5000 पाउंड के क्या किए हैं, आपको गुड्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं। अब जो यूके बायर है
वो इनको जो पेमेंट करेगा वो आफ्टर 30 डेज करेगा। वो जो भी पेमेंट यहाँ पे उन्हें करेगा वो फॉरेन करेंसी में करेगा। तो ये जो क्रेडिट उन्हें मिला है फॉर 30 डेज का जो भी मिला है वो भी क्या कहलाएगा, आपकी फॉरेन एक्सचेंज। तो इन केस यू आर गोइंग टू रिसीव, ठीक है, यू आर गोइंग टू रिसीव एन अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, एनीथिंग विच इज डिपॉजिटेड, जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा है फॉरेन करेंसी में, तो वो भी कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। नाउ थर्ड इज बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। मान लीजिए इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया है और वो उसकी पेमेंट जो है आफ्टर 90 डेज करने वाले हैं। तो जो भी ये पेमेंट करेंगे फॉरेन करेंसी में, इस पूरी ट्रांजैक्शन को भी हम क्या कहलाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट, ट्रेवलर चेक। नाउ व्हाट इज ट्रेवलर चेक? मान लीजिए इंडिया से जो ये इंडिविजुअल राहुल है, ठीक है, ये बाहर ट्रेवल करना चाहता है यूएसए में। तो यहाँ से अपने साथ ही क्या कैरी करेगा, एक ट्रेवलर चेक कैरी करेगा। मान लीजिए उस ट्रेवलर चेक की अमाउंट कितनी है, ₹1,00,000। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रेवलर चेक में अमाउंट किस में मेंशन है, रुपीज में मेंशन है। लेकिन यूएसए में जाके जब ये इसे इन कैश करवाएगा, ठीक है, तो वो किस में यूज करेगा, इसको डॉलर्स में यूज करेगा। तो इस केस में ये जो ट्रेवलर चेक है, क्योंकि इसका जो फर्दर यूसेज होना है, इसको इन कैश करवाना, वो डॉलर्स में होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। नाउ फिफ्थ इज बिल ऑफ एक्सचेंज। यू ऑल नो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट सेल्स या परचेज में हम यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं यूएस बायर को, ठीक है, तो इंपोर्टर को, तो वहां पे जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा, उसमें जो भी पेमेंट है, मान लीजिए वो पेमेंट आपको कुछ टाइम बाद करनी है, बट उसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही होनी है, देन इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू फॉरेन एक्सचेंज। तो आई होप आपको फेमा की जो डेफिनेशन है उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। द फर्स्ट पार्ट says anything which is paid, payable or presented in foreign currency is termed as foreign exchange. तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन पे। सेकंड पार्ट डेफिनेशन की क्या कहती है कि अगर कोई भी पेमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप या तो आईएनआर में या फॉरेन करेंसी में या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे एक जो है चेक पे होना है, और उस चेक में एक जो मेंशन है, चीज वो क्या मेंशन है कि इधर यू कैन पे ₹80,000 और इक्विवेलेंट इन यूएस डॉलर। या तो आप 80,000 पे कर दीजिए या फिर 80,000 के इक्विवेलेंट यूएस डॉलर पे कर दीजिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो होल्डर है, इस जो भी इस बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होगा, इस चेक का होल्डर होगा, उस होल्डर के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो वो रिसीव कर सकता है इन रुपी या रिसीव कर सकता है इन फॉरेन करेंसी। सो दिस इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। ओके, इन दोनों में से किसी में भी उनको रिसीव करने का ऑप्शन मिल जाए। या फिर और सेकंड एग्जांपल क्या देखते हैं, अगेन एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुम्हें जो पेमेंट करूंगा, कितनी पेमेंट करूंगा, एक तो मैं तुम्हें करूंगा ₹50,000। ठीक है, ये आपकी जो भी टोटल पेमेंट होगी, उस पेमेंट का कुछ हिस्सा तो वो किस में पे कर रहा है, रुपी में पे कर रहा है। ठीक है, और बाकी हिस्सा किस में पे कर रहे हैं, वो यूएस डॉलर में पे कर रहे हैं, यूएस डॉलर 2000 पे कर रहे हैं। तो जो अभी आपको टोटल पेमेंट मिल रही है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। सो आई होप द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज क्लियर टू यू, क्योंकि काफी डेफिनेशंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आता है या नहीं आता। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज अ नीड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाई यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज? आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों है? अब कभी भी कोई आपको बोले फॉरेन एक्सचेंज, इट इज इक्विवेलेंट टू फॉरेन करेंसी। सो व्हाई यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज? नंबर वन, फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। अगर इंडिया में कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसकी जो पेमेंट रहती है वो आपको फॉरेन करेंसी में करनी होती है। फॉर दैट पर्पस यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज। आफ्टर दैट, इन केस यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर योर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वहाँ जो भी मेडिकल के आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं, ठीक है, जो भी आपको ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस पे करने हैं, वो किस में पे करने पड़ेंगे आपको, फॉरेन करेंसी में। दैट्स वाई यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर ट्रेवलिंग इन टूरिज्म, अगर आप बाहर कोई ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो भी एक्सपेंसेस पे करने हैं फॉरेन करेंसी में पे करने हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अब्रोड। अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, कोई भी उनको लगता है कि बाहर जो है वो अच्छे रिटर्न्स उनको मिलने वाले हैं, तो उस रिटर्न्स को हासिल करने के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो कौन सी करेंसी में होगी, फॉरेन करेंसी में। नेक्स्ट इज टू रिपे अ फॉरेन लोन। मान लीजिए आपने यूएसए से लोन लिया है, ठीक है, वो लोन जो आपने लिया है उसकी जो रीपेमेंट होगी,
उस लोन की जो आप रीपेमेंट करेंगे वो किस में करेंगे? फॉरेन करेंसी में। अगेन यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड सर्विसेज, इन केस आपको लगता है कि फॉरेन में आपके पास बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करना है, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे आपको सर्विसेज ओपन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इन्वेस्ट इन फॉरेन एक्सचेंज। लास्ट फॉर योर एजुकेशन, अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे या फिर आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपको वहाँ पे रहने के लिए चाहिए होंगे, मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस चाहिए होंगे, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपको कैसे पे करने हैं? थ्रू योर फॉरेन एक्सचेंज। सो दिस इज द नीड, देयर इज अ नीड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ऑल दिस पर्पसेस। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हमने पढ़ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अब हमें ये पढ़ना है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है, ये जो रेट है, at which rate you can receive a rupee और you at which rate you can receive a dollar, तो ये रेट कहाँ पे डिसाइड होता है? तो ये रेट डिसाइड होता है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। देखिए व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ऐसी स्पेसिफिक मार्केट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या होती है? फॉरेन करेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो इट इज अ मार्केट, इट इज अ ग्लोबल मार्केट वेयर द डिफरेंट करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये मार्केट है, वो कौन सी मार्केट है? हमारी ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारी क्या है? कंट्रीज हैं। बहुत सारी कंट्रीज होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज भी हैं, और डिफरेंट करेंसीज होने का यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होगी, जिससे एक रेट डिसाइड होगा। नाउ हाउ द रेट विल बी डिसाइडेड? बाय द डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो इतनी है और सप्लाई इतनी है, जहाँ पे ये रेट स्ट्राइक होगा वो आपका क्या निकलेगा? एक्सचेंज रेट। ओके, इस तरह से आपका एक्सचेंज रेट जो है वो इकोनॉमी में डिसाइड किया जाता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ इट डिसाइड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल $1 इज ₹85। ये डिसाइड कैसे हुआ है? इकोनॉमी में डॉलर्स के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। इसके अलावा ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे 2400 घंटे क्या रहती है? आपकी ट्रेडिंग जो होती है वो ओपन रहती है। ये आपको हेल्प करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, टूरिज्म में, और फॉरेन करेंसी की कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें आप क्या कर सकते हो? ये सब एक्टिविटी कर सकते हो अगर आपको एक्सचेंज रेट का पता है। और ये एक्सचेंज रेट आपको कहाँ से पता चलता है? आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। Now, next is what is the various participant who are there in your foreign exchange market. These are the features of foreign exchange market. The first of all, your participants. Number one is, in this market, individual, banks, companies, investors, they all can trade in foreign currency. They all are allowed to buy एंड सेल फॉरेन करेंसी फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस। हर एक इंडिविजुअल का अपना ऑब्जेक्टिव है टू अर्न अ मार्जिन्स, कंपनीज का अपना ऑब्जेक्टिव है कि उनको क्या करने हैं? फंड्स को रेज करना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो जाते हैं। तो हर किसी का अपना पर्पस है जिसके लिए वो फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकेंड फीचर क्या है इसका? इट इज 24/7 जो है ऑपरेटिव रहती है। ये मार्केट आपकी क्या है? 24/7 ऑल वीक डेज पे क्या रखती है? एक्टिव रहती है। वीक डेज मीन्स यहाँ पे क्या है? मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये आपकी क्या है? वीक डे है, जिन डेज पे ये मार्केट क्या रहती है? एक्टिव रहती है। यूजुअली सैटरडे एंड संडे जो रहता है वो यहाँ पे ऑफ रहता है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे संडे और सैटरडे को भी काम किया जाता है, बट फॉर स्पेसिफिक रीजन। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रेजेंस। जो भी ये ट्रेडिंग होती है, आपको मैंने बताया, इट इज अ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? आपकी ग्लोबल मार्केट है। तो ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे क्या होती है? ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं या कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ये कुछ फाइनेंशियल सेंटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा इसकी कोई फिजिकल भी लोकेशन नहीं है। जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द काउंटर जो है वो काम करती है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली या टेलीफोनिकली यहाँ पे क्या की जाती है? ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम जोन ओवरलैप। देखिए हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये 24 आवर्स एक्टिव रहती हैं। अब 24 आवर्स एक्टिव जो रहती हैं, अब हर कंट्री में सबका टाइम जोन डिफरेंट है। ठीक है, लंदन में अलग टाइमिंग चलती हैं पूरे दिन की। ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क में अलग चलती है, सिडनी में अलग चलती है आपकी। तो इस वजह से यहाँ पे जो टाइम जोन डिफरेंट है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये 24 आवर्स एक्टिव रहती है। अगर किसी जगह पे ये बंद क्लोज हो गई है तो किसी और जगह पे वो भी ओपन होगी। ठीक है, तो हर टाइम क्या रहती है? ये
ओपन रहती है, क्योंकि आपकी जो मार्केट है ओवर पूरे 24 आवर्स ओपन रहती है। इसकी वजह से क्या रहती है, जो ट्रेडिंग है आपकी, बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और ट्रेडिंग एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो क्या रहती है, हमेशा ही एक्टिव रहती है, इंक्रीज रहती है। हमेशा आपको इस मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगी, आप कभी भी जाके सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ओवर द काउंटर जो है वो आपकी ट्रेडिंग होती है, या फिर एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट, मतलब कि एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं जहाँ पे एक्सचेंज मार्केट्स में आप जाके क्या करते हो, डीलिंग करते हो। ठीक है, these are the features of your foreign exchange market. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पार्टिसिपेंट्स। नाउ हु ऑल आर द पार्टिसिपेंट इन दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो सबसे पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है हमारे सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैंक्स है, इंडिविजुअल्स है, कंपनीज हैं, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट। तो इनमें से सबसे पहले आपके आते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारी कौन सी एजेंसी है, ये हमारी नोडल एजेंसी है जो क्या डील करती है, इट इज डीलिंग इन योर फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या करती है, आपकी फॉरेन करेंसी के सोल कस्टोडियन है हमारे इंडिया में, जो उसे मेंटेन करती है। ठीक है, तो दे मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज, और इसे मैनेज करने के लिए वो क्या करती हैं, जो भी इनको कभी ना कभी इंटरवीन करना होता है, या कभी बाइंग करनी होती है करेंसी के, सेल करनी होती है, वो यहाँ पे ये रोल प्ले करती हैं। बाइंग एंड सेलिंग क्यों की जाती है फॉरेन करेंसी के बाय सेंट्रल बैंक, सो दैट इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे। इकोनॉमी में कोई भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कभी भी आती है, तो वहां पे करेंसी को जो है स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी होता है, और उस पर्पस के लिए सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स रहते हैं, ठीक है, किसके रहते हैं, जो भी आम जनता है, आम पब्लिक के जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के इन करेंसी फंड्स को क्या करते हैं, इन करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऑप्शन पे उसे इनमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर द हेजिंग पर्पस। और दूसरा, वो खुद के ओन फंड, जो भी बैंक के खुद के फंड्स रहते हैं, वो उसे भी क्या करते हैं, वो स्पेकुलेटिव पर्पस इनमें इन्वेस्ट करते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। इसके बाद है आपकी इन्वेस्टमेंट फंड या बैंक्स। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनके पास जो भी फंड्स आते हैं, इन फंड्स को क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंट्री की करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट दे कैन अर्न अ हायर रिटर्न। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज योर ब्रोकर्स। जितने भी फॉरेन करेंसी की जो ये हमारी मार्केट्स रहती हैं, उनमें जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बायर और सेलर के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपके बायर और सेलर्स हैं, बिकॉज जो आपके बायर्स हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और उनको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती है मार्केट की, तो ये ब्रोकर्स जो है ये वेल वर्स होते हैं विद नॉलेज। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फंड्स को है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड अ फॉरेन करेंसी फॉर व्हाट पर्पस, फॉर ट्रेवलिंग पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। तो इस पर्पस के लिए ये भी अप्रोच करते हैं किसको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। दीज कंपनीज ऑलवेज वांट टू हैव अ मोर फंड्स, बिकॉज कंपनी के अंदर जितने फंड्स रहेंगे उतनी क्या रहेगी, उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन चलती रहेंगी। तो इन फंड्स को एक्वायर करने के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी जो मार्केट है इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे वो अपनी कंपनी में ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या उसको इनहेंस करने के लिए, एडवांसमेंट करने के लिए कंपनी के लिए वो फंड्स को यहाँ से रेज करते हैं। सो ऑल दीज आर द पार्टिसिपेंट इन योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जब ये अपनी ट्रेडिंग को इंक्रीज करते हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत ही हाइप आई है। ठीक है, एकदम से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हम ये देख सकते हैं कि अर्लियर क्या रहता था कि लोग सिर्फ ट्रेड और टूरिज्म के लिए, या फिर इन दो पर्पस के लिए क्या करते थे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अप्रोच करते थे, ताकि वहां जाके क्या कर सके, करेंसी को अवेल कर सके। क्यों कर सके, ताकि वो बाहर इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, या बाहर घूमना फिरना जो भी है उसके लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अप्रोच करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जैसे जैसे इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आई, और वी कैन से कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की डिफरेंट एवेन्यूज दिखाई दिए। ठीक है, और हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं वो थोड़े से लिबरल हुए, तो लोगों ने फॉरेन करेंसी को और भी तरीकों से यूज़ करना शुरू कर दिया, एंड उसके लिए उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अप्रोच करना शुरू कर दिया। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, फॉर हेजिंग पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जिससे कि क्या हुआ,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रांजैक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। एक पर डे वॉल्यूम जो है ट्रांजैक्शन का वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो देखते हैं क्या ट्रेंड्स, क्या चेंजेस आए हैं। तो मार्केट जो है वो रैपिडली ग्रो करी है कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में। आप देख सकते हैं मेरे हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ मेंशन है जिसमें 2016 से 19 का एवरेज दे रखा है और आज जो आपका 2020 है उसका एवरेज दे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2016-19 में जो डीलिंग थी, ठीक है, आपकी ऑन एन एवरेज जो आपकी डीलिंग थी वो कितनी थी, यूएस डॉलर 1.50 ट्रिलियन, विच इंक्रीजेस टू यूएस डॉलर 6.60 ट्रिलियन। ठीक है, 40% इंक्रीज देखने को मिल रहा है जो डेली फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में हमको देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये ट्रांजेक्शन इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही है, व्हाट इज द रीजन कि ये डेली टर्नओवर इतनी ज्यादा ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है। तो उनका कारण क्या है, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स का मार्केट में आना। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो क्या है, फॉरेक्स स्वैप्स। व्हाट इज अ स्वैप, मान लीजिए दो इंडिविजुअल हैं, उन्होंने अपनी करेंसी को एक्सचेंज किया आज, ठीक है, उन्होंने अपनी करेंसी को एक्सचेंज आज किया, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव कि फ्यूचर में जाके वो क्या करेंगे, इसे एक्सचेंज बैक कर लेंगे, ठीक है, इन करेंसी को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज बैक कर लेंगे। जब करेंसीज को एक्सचेंज बैक किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग, ठीक है। तो जो शॉपिंग है वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है। अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका 49% जो ट्रेडिंग का पार्ट है वो क्या है, आपका फॉरेक्स स्वैप्स। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इसे इतना इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके स्वैप्स होते हैं वो लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसलिए जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इन स्वैप्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, आपके पास जो आपका प्रोडक्ट बहुत इस्तेमाल हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो है डेरिवेटिव्स। आपको पता है डेरिवेटिव्स आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप हेजिंग और स्पेकुलेशंस दोनों कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस ऑल्सो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इवन इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इन डेरिवेटिव्स को परचेज करते हैं या इन मार्केट में उनकी डीलिंग करते हैं। और थर्ड क्या है कि ओवर द काउंटर जो आपकी ट्रांजेक्शन्स है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कितनी बढ़ गई है, सी इट इंक्रीजेस फ्रॉम 5 बिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम 2004 से लेकर इट बिकम 34 बिलियन इन 2019-20। सी 5 बिलियन से लेकर इट इज 34 बिलियन, ठीक है। तो कितना ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है आपकी ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ट्रेंड्स में कि व्हाट आर द वेरियस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो आपको एक दिन में देखने को मिलती है। तो अगर मैं एक दिन की बात करूं, हम बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये कोई दिन, एक दिन से दूसरे दिन में नहीं देखने को मिलते। इवन आप 3 to 4 सेकेंड, 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्विकली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अगर 3 से 4 मिनट में आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो सोचिए एक दिन में आपका कितनी बार 21,600 टाइम्स आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो 24 आवर्स वर्क करती है। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर मैं ध्यान में रखूं तो एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन हूं मैं और इन तीनों पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखती हूँ और ये जितने भी चेंजेस आते हैं उनको कीप चेक रखती हूँ उनके ऊपर, तो मैं एफिशिएंटली अपने फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है उनको क्या कर सकती हूँ, यूटिलाइज कर सकती हूँ, एफिशिएंटली उनको मैनेज कर सकती हूँ। और उनको मैं अच्छे से मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें टाइमिंग की तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो 24 आवर्स 5 डेज अ वीक काम करती है, मंडे टू फ्राइडे। एक्सेप्शन क्या है, वो है दुबई कंट्री की, जहां पे सैटरडे संडेज को भी काम किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो कि अपने वो स्पेशल जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को केटर कर पाएं। बट उसके लिए अगर वो सैटरडे संडे को काम कर रहे हैं तो वो अपना फ्राइडे को यूजली ऑफ रखते हैं, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज और यूजली क्या है आपका जो टाइमिंग है वो क्या है, 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है, टाइम गैप रहता है, डिफरेंट कंट्रीज में हमेशा ही टाइम गैप रहता है। और इन टाइम गैप की वजह से ये आपको ऐसा दिखता है कि 24 आवर्स वर्क कर रही है। कैसे, देखिए, ये चार आपके पास सेंटर्स है, फाइनेंशियल सेंटर्स मैंने आपको मेंशन किए थे, पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं आपके, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। यहाँ पे मैंने जो टाइम मेंशन किया है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली मेंशन किया ताकि आपको इजीली रहे। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली सिडनी में जो काम होता है वो सुबह 5 से लेके दोपहर 2 होता है, ठीक है। टोक्यो में क्या रहता है, सुबह 7 से लेके दोपहर के 4। लंदन में क्या रहता है, दोपहर के 12:30 से रात के 9:30। और न्यूयॉर्क में क्या है, रात के 9 से सुबह के 6। तो अगर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो
2400 घंटे क्या रह रही है आपकी फाइनेंशियल मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से जो बाइंग और सेलिंग है सिक्योरिटीज की वो हमेशा क्या रहती है, एक्टिव रहती है। इवन दो ऐसा भी होता है कि इन चारों में से कोई ना कोई मार्केट के साथ इंडिया की मार्केट भी क्लैश करती है, टाइमिंग क्लैश करती है, तो उस टाइम तो और भी ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अ वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड जो भी रहती है आपकी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जो भी फॉरेन करेंसी की रहती है, उस पे जो रेट स्ट्राइक होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हो। लेकिन ये सिर्फ अकेले डिमांड सप्लाई से इफेक्ट नहीं करती, ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो आपकी अफेक्ट करते हैं आपके एक्सचेंज रेट को, जैसे कि आपके फंडामेंटल रीजंस। फंडामेंटल रीजन में यूजुअली आपके कौन से फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं आपके। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर जो भी इकोनॉमी से लिंक्ड है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, आपकी ग्रोथ हो गई, तो ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके एक्सचेंज रेट को। फिर है स्पेकुलेशंस, ट्रेडर्स जो है वो स्पेकुलेशंस करते हैं, और आपको पता है स्पेकुलेशन के बेसिस पे इकोनॉमी क्या हो जाती है, में चेंजेस आ जाते हैं। टेक्निकल रीजंस में है आपकी जो कैपिटल मार्केट है उसमें क्या सिनेरियो चल रहा है, या आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कितना फर्क, उससे पता चलता है कि फॉरेन एक्सचेंज में कितने चेंजेस आएंगे। आइए इन तीनों फैक्टर्स को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हैं आपके फंडामेंटल फैक्टर्स। तो फंडामेंटल फैक्टर्स में सबसे पहला आपके पास पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मेंटेन करती है, किस पर्पस के लिए, कंट्री में जितने भी आपके इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होती है और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उसको रिकॉर्ड करती है। और अगर इस इनफ्लो और आउटफ्लो में आपका डिफरेंस आता है, दैट मींस अगर आपके इनफ्लो ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं सरप्लस बीओपी, अगर आपके आउटफ्लो ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं बीओपी, बीओपी में डेफिसिट आना। ठीक है, तो देखिए अगर इकोनॉमी में सरप्लस है, दैट मींस इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा आ रही है, इट मींस आपकी करेंसी जो है स्ट्रॉन्गर हो रही है। करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि आपकी जो फॉरेन करेंसी है और वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस पर इंपैक्ट आने वाला है। दूसरा क्या है, अगर आपकी कंट्री में डेफिसिट है, फॉरेन करेंसी जो कंट्री से बाहर ज्यादा जा रही है, तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, उस टाइम वीक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे करेंसी वीक होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए $1 जो है वो 80 रुपीज का है, 80 रुपीज का है, और अब $1 जो है वो आपका 82 का हो गया। अब इस केस में जब ये 80 से 82 हुआ है, तो यहाँ पे जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो हुआ है इससे में डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, जो यहाँ पे अब देखिए वीकनिंग हो रही है आपकी यहाँ पे रुपी की। ठीक है, तो ये देखिए इससे एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिसाइड होता है। सेकंड फैक्टर जो आपके पास है वो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल क्या चल रहा है, व्हाट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द स्केल ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। तो अगर कंट्री में सारी चीजें आपकी क्या है, पॉजिटिवली जा रही हैं, तो उस केस में आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर, और ऑपोजिटली क्या हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो आपके पास है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, वो अपने रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट को टैक्स से आता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करती है, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, हाईवेज बनाने में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है। वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है ताकि इकोनॉमी में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी किस चीज से रहे, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से इकोनॉमी स्टेबल रहे। तो ये सब जो है वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। तो अगर गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को कम रखा हुआ है, ठीक है, टैक्सेस क्या रखे हैं, गवर्नमेंट ने कम रखे हैं, और एक्सपेंडिचर वो ज्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर रोड्स बना रही है, हाईवेज बना रही है, तो जितने ज्यादा ये एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी कंट्री में और डेवलपमेंट होगी, तो उस केस में आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। उल्टा अगर कहाँ पे टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अगेन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है, जिसमें वो क्या करती है, वो भी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहती हैं। ठीक है, स्टेबलाइज करना चाहती हैं फॉर जितनी भी आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिचुएशन आती है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, कुछ टूल्स है आरबीआई के पास। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। ये टूल्स में क्या करते हैं, जैसे रेट्स होते हैं इनके, बैंक के पास रेट्स हैं, CRR SLR,
इन रेट्स को वो क्या करती हैं, चेंज लेके आते हैं। और इन रेट्स में चेंजेस लाने से क्या होता है, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो अफेक्ट होती है। तो आरबीआई क्या करता है, अपनी इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई को टाइमली चेंज करता रहता है। किस क्यों चेंज करते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम पे वो रेट्स को बढ़ाते हैं, डिफ्लेशन के टाइम पे वो रेट्स को कम करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उनकी वैल्यू जो है करेंसी को उसको स्टेबलाइज कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रेट। देखिए व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि आपने कहीं पे अमाउंट इन्वेस्ट किया और वहां से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो जिस कंट्री से आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है बेसिकली आप वहीं पे क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और अगर फॉरेन इन्वेस्ट वो कंट्री की करेंसी को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे उस कंट्री की वैल्यू करेंसी अप्रिशिएट होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए एक कंट्री है जापान और एक है इंडिया। इंडिया में जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको 4% मिल रहा है कैपिटल पे, और जापान में 2% मिल रहा है। अब लोग क्या करेंगे, जापान से अपनी जो कैपिटल है वो यहाँ से हटा के, और भी लोग क्या करेंगे, आके इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए किसी भी कंट्री में अगर आप फ्रीली यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई वहाँ पे हमारा फंड जो है वो अच्छे से सिक्योर रहे। और वो सिक्योरिटी आपको कैसे मिलती है, अगर वहाँ की जो पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट है वो स्टेबल है। ठीक है, वहाँ के जो रूल्स हैं वो स्ट्रिंजेंट नहीं है। वहाँ से जो आपको जो आपको रिटर्न है वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आप फ्रीली वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर क्या होती है, जो भी मूवमेंट होती है कैपिटल की वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आपको इंटरेस्ट पे, सॉरी, कस्टम ड्यूटीज, आपको कुछ सॉरी टैक्सेस पे करने होते हैं आपको। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर उसका कॉन्फिडेंस लूज कर देता है वो। तो अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सकता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में लेकर आएगा, जिससे कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और जिससे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट होगा। ठीक है, सो दीज आर योर फंडामेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर आपके किससे रिलेटेड होते हैं, मार्केट से रिलेटेड होते हैं। दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द मार्केट, जो आपके एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल फैक्टर्स में हमारे पास कौन से फैक्टर्स आते हैं, एक तो है गवर्नमेंट कंट्रोल। जो भी आपकी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है फॉरेन करेंसी पे, जो भी कंट्री से करेंसी आएगी या कैपिटल आएगी, उनकी मूवमेंट पे अगर गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट रूल्स बना देती है कि आपको इतना % टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, आप इतना ही रिटर्न जो है अपनी कंट्री में वापस रिपाट्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, इट बिकम वीकनिंग। सेकंड है कैपिटल मूवमेंट। देखिए कैपिटल मूवमेंट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि देखिए जहां पे भी आपको आपकी मनी को ज्यादा रिटर्न मिलता है, मनी तो वहीं जाती है। अभी जापान और इंडिया वाले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंडिया में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आपकी मनी वहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2% मिल रहे हैं, 4% मिल रहा है, तो इन विच कंट्री जहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपकी मनी जो है वहीं जाएगी। मान लीजिए आपकी जो कंट्री है वो मूव कर रही है फ्रॉम लोअर रिटर्न टू हाई रिटर्न। ठीक है, कंट्री जहाँ पे लोअर रिटर्न है वहां से मूव करके कहाँ आ रही है, हायर रिटर्न पे आ रही है, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंट्री, जैसे इंडिया में क्या हो जाएगा, करेंसी का इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, इससे उसकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर योर टेक्निकल फैक्टर्स। नाउ लेट्स सी, इसे एग्जांपल के थ्रू समझ, जो हमने एग्जांपल समझा उसको एक पैटर्न में समझते हैं, व्हाट इज अ फ्लो। सबसे पहले क्या होता है, इंडिया में अगर हायर रिटर्न मिल रहा है तो फॉरेन क्या करते हैं, अपनी करेंसी को इंडिया में लेकर आते हैं। अगर वो इंडिया में लेकर आना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, इंडियन करेंसी को बाय करेंगे। इंडियन करेंसी को जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बाय करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, इंडियन रूपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, सो जो आपको ये सिनेरियो कैपिटल मूवमेंट का मैंने समझाया है, इस तरीके से जो है कैपिटल मूव करती है फ्रॉम दी नेशन जहाँ पे लोअर रिटर्न से हाई रिटर्न मिलते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सचेंज फैक्टर्स है वो आपका है स्पेकुलेटिव फैक्टर्स। देखिए स्पेकुलेशंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो फ्यूचर में आपके अगर करेंसी में कोई भी चेंजेस आने वाले हैं उसके बेसिस पे वो आज उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अगर उनको लगता है फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उसे आज ही सेल कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा तो उसे आज परचेज करते हैं और फ्यूचर में जाके उसको सेल कर देते हैं। सो ये क्या है, ये आपके स्पेकुलेटर्स की एक्टिविटी है जिससे एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट होता है। हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़ ना भी होनी हो, लेकिन जब सारे स्पेकुलेटर एक साथ इकट्ठे वो चीज़ पे एक्ट करते हैं तो वो एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है,
कैसे देखिए, मान लीजिए एक ट्रेडर है, उसने एक्सपेक्ट किया कि जो यूएस डॉलर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। आज यूएस डॉलर का प्राइस कितना है, 1 यूएस डॉलर 80 रुपीज़ का है और कल वो कितना हो जाएगा, 1 यूएस डॉलर 82 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल या एक स्पेकुलेटर को लगा कि ऐसा होने वाला है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ही विल बाय यूएस डॉलर। टुडे वो क्या करेगा, यूएस डॉलर 80 रुपीज़ का बाय करके उसको कल क्या कर देगा, 82 रुपीज़ पे सेल कर देगा। आज कम पे खरीद के कल ज़्यादा पे सेल करके उसने क्या किया, 2 रुपीज़ का यहाँ पे क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये तो होगी बात एक इंडिविजुअल की। अगर यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसा ही सोचेंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज अ स्पेकुलेटिव फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ वट एवर क्वेश्चन वी हैव डन, आइए उसको एक रिकैप्चुलेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए ध्यान से, फटाफट रिकॉल कर लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होती है जहां पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है पेमेंट्स के लिए। तो आपने लोन रीपे किया इंडियन रुपी में, यहाँ तो फॉरेन करेंसी नहीं है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। आपने कोई बिल पे किया है इंडियन रुपी में, तो यहाँ पे भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, कोई बैलेंस पे किया फॉरेन करेंसी में, तो येस इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ फॉरेन एक्सचेंज। इनमें से फर्स्ट और सेकंड फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल मूवमेंट। अभी हमने कैपिटल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, ठीक है, जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, आप वहां पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आप अपनी कैपिटल को वहां पे शिफ्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर इफ रिटर्न इन इंडिया बिकम हायर एंड दोज ऑफ अदर कंट्रीज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडियन रुपी। ठीक है, अगर आपको ज्यादा लगता है कि आपकी जो इंडिया में रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं और लोग इंडिया के कैपिटल को परचेज करना शुरू करते हैं, करेंसी को बाय करना शुरू करते हैं, तो उसकी इंडियन रुपये पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल इंडियन रुपी causing the rupee to depreciate. Foreign investors bring back money to India and increase demand for rupee and causing to appreciate. Demand for rupee decrease because foreign investors prefer to foreign exchange, foreign currencies. Government control automatically weaken on rupee. तो ध्यान से देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे, इंडियन रुपी जो है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएंगे और इंक्रीज करेंगे उसकी डिमांड को, जिससे कि रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। So I hope you are able to understand all the topic, the starting from meaning and their participants in foreign exchange market after your factors affecting foreign exchange market in detail. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है हमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे कांटेक्ट के लिए आपके पास डिटेल्स है, फ़ोन नंबर है आपके पास मेल आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू।